हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक राजा बाकेलाल का दूसरा और अंतिम भाग। इधर राजा के जीवित होने की खबर फैलते ही लोगों ने दिए दिए बुझा दिए। कम वक्त को वो मौत भी नहीं आई, बुझा तो दिए। कहीं राजा को पता चल गया तो वो तेल में बत्ती की जगह हमें रखकर जला देगा। सेनापति अपने सैनिकों के साथ जब वहाँ पहुँचा तो ये पटाखे क्यों छोड़े जा रहे हैं। वो सेनापति जी, मेरी माँ 20 साल पहले मर गई थी, हम सारे भाई पटाखे छोड़कर उनका श्राद्ध मना रहे हैं। पटाखे छोड़ना बंद करो और जल्दी से महल पहुँचो, क्योंकि वहाँ पर सैनिकों की नई भर्ती हो रही है, वरना सिर मूंदकर गधे को तुम पर बिठाकर महल में ले जाया जाएगा। घबराओ नहीं, हमारे यहाँ पर सैनिकों को जीवन पर प्रत्येक वस्तु मुफ्त मिलती है। महाराज ने घोषणा की है कि हर बार की तरह युद्ध के बाद सबको एक एक महल इस बार भी मुफ्त दिया जाएगा। आज तक किसी सैनिक को महल नहीं मिला, क्योंकि वह युद्ध से जिंदा वापस ही नहीं लौटा। ये कब्र को महल बोलते हैं। राजा का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा भर्ती केंद्र पर। महाराज, अगर आपकी इजाज़त हो तो भर्ती अभियान आरंभ किया जाए। अवश्य। वाह, हमारे नवयुवकों की देशभक्ति का जज्बा ही उन्हें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए खींच लाया है। महाराज, इसकी छाती एक सैनिक जितनी चौड़ी नहीं है, इसे सैनिकों में शामिल नहीं किया जा सकता। क्या आप बकते हो सेनापति? इसकी छाती तलवार की चौड़ाई से ज़्यादा चौड़ी है। इसे भर्ती कर लो, इस बार हमें बहुत सारे सैनिक चाहिए। महाराज, भूल से ये नेत्रहीन युवक भी सेना में भर्ती होने यहाँ आ गए हैं, मैं इन्हें वापस भेज देता हूँ। शत्रु नेत्रहीन समझकर इन पर वार नहीं करेगा। ये तलवारें निकालकर चारों ओर घुमा देंगे, जिससे कई शत्रु फौरन मारे जाएंगे। इन्हें भी भर्ती कर लो। सहसा सेनापति चौंक पड़ा। अरे, तुम सारे भिखारी यहाँ क्यों आ गए? यहाँ सैनिकों की भर्ती हो रही है, कोई भीख नहीं बट रही। भागो यहाँ से। तभी, अरे कमबख्त, इन भिखारियों से बढ़िया सैनिक तो चिराग लेकर ढूंढे भी ना मिलेगा। तड़ाक! जब हम युद्ध में हारने लगेंगे तो ये उनसे प्राणों की भीख मांग लेंगे और फिर अवसर पाते ही ये शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। इन्हें भी भर्ती कर लो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस प्रकार एक विशाल सेना लेकर बाकेलाल चल पड़ा अंधेर नगरी की ओर। महाराज की जय हो, अल्लाह के नाम पर फतेह हो। अंधेर नगरी, जिसके भाग में ईश्वर ने लिख दिए थे भयंकर अकाल व सूखे, इस बार तो ऐसा भयंकर सूखा पड़ा जैसे कि पिछले 200 सालों में भी ना पड़ा था। सबसे पहले उस आक्रमण का समाचार मिला सेनापति सुखावत को। क्या कहा? गुप्तचर राजा उदयबुन सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ अंधेर नगरी पर चढ़ाई कर दी है और हमारे महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ओह, तुम वापस जाओ और उन पर नज़र रखो, मैं महाराज को ये सूचना देता हूँ। किंतु सेनापति जी, मैं जाऊँ कैसे? मेरी हवाई बग्घी को धक्का तो दीजिए ताकि ये सीधी वहीं रहकर रुके जहाँ से चली थी। लगता है हमारी ज़िंदगी पर अनाज व जल के अभाव में हम इतने दुबले हो गए हैं कि अपने स्थान से एक कदम उठाने की भी हिम्मत अब हम में नहीं रही। इसलिए गुप्तचर को राज्य की सीमा पर इस हवाई बग्घी पर तैनात किया गया है, ताकि उधर से धक्का खाकर बग्घी इधर आ जाए और इधर से धक्का खाकर वापस उधर ही चली जाए। मैं दूसरा समाचार लेकर शीघ्र ही आऊँगा सेनापति जी। किंतु अब मुझे फ़ौरन जाकर महाराज को ये सूचना देनी होगी और इसके लिए मुझे इस चिकने फर्श पर गिराना होगा तेल। टप टप टपक। अब इस तेल पर रखनी होगी अपनी वीरों वाली चौड़ी छाती। सैनिक, लात मारो ताकि मैं फिसल कर राज दरबार में पहुंच जाऊं। अभी लीजिए सेनापति जी। सैनिक की लात खाकर सेनापति दरबार की ओर फिसलता चला गया। जल्दी सेनापति सुखावत ने वह समाचार राजा कमजोरी सिंह को दिया, जिसे सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। क्या? उसकी ये हिम्मत, उसकी ये मदद! अरे, हम खांसते तो उसे तपेदिक हो जाए। महाराज संभालिए, उठिए मत। गिर पड़े ना, आपको सिंहासन से नहीं उठना चाहिए था महाराज। किसी तरह उठकर राजा पुनः अपने सिंहासन पर बैठा। तब, सेनापति, हम शत्रु को उसकी तलवार का जवाब अवश्य देंगे। सेना तैयार है ना? जब सेनापति तैयार है तो सेना भी बिल्कुल तैयार है महाराज। तो युद्ध भूमि तक जाने वाले उस विशेष मार्ग पर कई पीपिया तेल उड़ेलवा दो। किंतु महाराज, आप धीरे बोले, क्योंकि तेज़ बोलने से आपको खांसी हो जाती है। उस विशेष मार्ग पर तेल के कनस्तर लुढ़का दिए गए। और कूच करो, रुकना मेरा काम नहीं। रीगरी रणभूमि में, महाराज महाराज, दुश्मन की सेना आ गई। ओह, परंतु युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आने का ये कौन सा तरीका है? आक्रमण! दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दो। ये क्या, हमारी ईंट से ईंट बजाएंगे? ये तो खुद ही बजे हुए हैं। लेकिन दूसरा ही पल, धार 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 धार, धार धार। सेनापति धिक्कार सिंह के क्रोध का पारावार ना रहा। सैनिकों, मुकाबला करो! ठहरो ठहरो सेनापति, हम निहत्तों व नंगों पर वार नहीं कर सकते, ये हमारे युद्ध का नियम है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इनका राजा कौन है। मैं राजा हूँ, देख, मेरे बाजुओं पर राजा लिखा है। पर तेरे बाजू पर राजा क्यों लिखा है?
तू मेरी तरह राजा दिखता क्यों नहीं? तूने मेरी तरह राजाओं वाला मुकुट क्यों नहीं धारण किया? हम तो अपने वस्त्रों का बोझ भी नहीं उठा पाते, तो मुकुट का बोझ कैसे उठाएंगे? इसलिए केवल चड्डी पहनकर रहते हैं। चड्डी के बोझ के कारण हम अपना पाँव तक नहीं उठा पाते, पर क्या करें, चड्डी पहनना मजबूरी है। वस्त्र किसी पद की पहचान होते हैं जो हम पहनते नहीं। हमने सबके ओहदे यानी पद उनके बाजुओं पर गुदवा दिए हैं। जैसे मेरे बाजू पर लिखा है राजा, सेनापति के सेनापति, सैनिक के सैनिक। क्या करें, वरना कोई पहचानेगा नहीं। किंतु अकाल व सूखे का कारण हम चाहे कितने भी शक्तिविहीन क्यों ना हो जाएं, मगर अपने दुश्मन की ललकार का हमेशा जवाब देना ही सीखा है। चाहे हम एक बार करके ही पाएँ, पर हमने तुम्हें धूल चटा दी। पर अब तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? अभी हमने महल से युद्ध भूमि तक का लंबा सफ़र तय किया है और तेरी ललकार का जवाब भी दिया है। हम थक गए हैं और देख सूर्यास्त भी हो गया है। अब युद्ध कल सूर्योदय से पूर्व नहीं हो सकता, इसलिए हम हमेशा सूर्यास्त से थोड़ा पहले ही आते हैं। तब तक हम में खड़े होने की शक्ति तो आ जाएगी। ओह, ये समस्या तो गंभीर है, सहसा कुछ सोचकर बाकेलाल बोला। राजा कमजोरी सिंह, मैं निहत्तों पर वार नहीं करता और निहत्तों से निहत्ता भी नहीं लड़ता, और चढ़ाई करता हूँ तो युद्ध किए बिना वापस भी नहीं जाता, क्योंकि युद्ध नहीं करूँगा तो विजय पराजय का फैसला कैसे होगा? तुझसे युद्ध लड़ने से अच्छा तो मैं पेड़ों की टहनियों से युद्ध लड़ लूँ, खेतों की ककड़ियों से लोहा लूँ। तो आखिर तूने अपनी हार मान ली? मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। अब हमें महल तक पहुँचा दो। खबरदार राजा कमजोरी सिंह, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तुम्हारे प्रहारों का भी जवाब नहीं दिया, और यह जवाब हम तुम्हें अवश्य देंगे दोस्त। सेनापति धिक्कार सिंह, धिक्कार है तुझे। क्यों महाराज, मैंने क्या किया? ऐसे ही अबे, मैं तुझे कहता नहीं रहता क्या? अब सुनो, हमारे हज़ारों सैनिकों की रसद में से कमजोरी सिंह और उसकी सारी सेना को तब तक खाना खिलाओ जब तक ये सब हष्ट पुष्ट होकर युद्ध के लायक ना बन जाए। उसके बाद हम इन्हें शस्त्र देकर इनसे युद्ध लड़ेंगे और इनसे विजय प्राप्त करेंगे। जो आज्ञा महाराज। शत्रु को भोजन खिलाकर ताकतवर बनाने का अभियान प्रारंभ हो गया। मुझे घी की सब्जी रोटी में लपेटकर आटा वाटा करके दे दो। रोटी बड़े दिनों बाद मिली है। आम का अचार नहीं है क्या? ठीक 5वें दिन। आहा, हम ताकतवर हो गए। अब तो मैं हाथी को भी उठाकर फेंक सकता हूँ। मेरी नस नस फड़क रही है महाराज। तभी वहाँ दिखाई पड़ा बाकेलाल। राजा कमजोरी सिंह, अब तुम घर जाओ व अपने वस्त्र व शस्त्र धारण करके सैनिकों के साथ फौरन यहाँ आओ। इस बार सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले आना। राजा अपने सैनिकों के साथ गया और बहुत जल्दी वापस लौटा। मैं और मेरी सेना तैयार होकर आ गई। वाह, युद्ध का बिगल बजाओ सेनापति धिक्कार सिंह। ठहरिए महाराज, हम अपने अन्नदाता पर शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर आप हमें दाल रोटी अचार पापड़ और मट्ठा आदि न खिलाते पिलाते तो एक दिन हम केंचुओं की तरह मर जाते। नहीं, विजय हमें खैरात में नहीं चाहिए। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। ठीक है सैनिकों, शस्त्र उठाकर युद्ध करो। राजा कमजोरी सिंह का गुप्त संकेत सैनिक समझ गए। बाकेलाल तथा उसकी सेना ने अभी अपने शस्त्र आक्रमण के लिए ऊंचे ही किए थे कि मरा, अबे भी तो बोल, मैं भी तो मरा, मैं भी मरा, मरा। सेनापति धिक्कार सिंह प्रसन्नता से चिल्ला पड़ा, महाराज, शत्रुओं के हौसले पस्त हो गए, हम विजयी हो गए। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि हमने निहत्तों पर शस्त्र नहीं उठाए। हमने 98 राज्य भी जीत लिया और एक भी सैनिक नहीं मरा। हा। अब हम वज्रपुरी की ओर कूच करेंगे। आप हमारे अन्नदाता हैं, हमें दाल रोटी मट्ठा भिजवाना आपका फ़र्ज़ है। वज्रपुरी का राजा विवश सिंह, ओह, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा? सुना है राजा उदेड़बुन सिंह काफ़ी शक्तिशाली राजा हैं। आप ठीक कहते हैं महाराज, वो 98 राज्य जीत चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमने युद्ध किया तो हमारी पराजय निश्चित है। पिताश्री, यदि युद्ध न किया तो बड़ी कच्ची होगी। युद्ध तो करना ही होगा। तुम ठीक कहती हो पुत्री विवशता। युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा, पर यह युद्ध होगा कैसे? क्योंकि युद्ध कैसे होगा, इस बात की फिक्र आप मुझ पर छोड़ दो पिताश्री। तुम ठीक कहती हो पुत्री विवशता, युद्ध कैसे होगा इस बात की फिक्र मैं तुझ पर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं वज्रपुरी पर आए संकट को टालने की चेष्टा में सफल हो जाऊँ। मेरा आशीर्वाद तो हर समय तुम्हारे साथ ही है राजकुमारी, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम सफल कैसे हो पाओगी। क्योंकि चलो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि महाराज, आप व्यर्थ ही परेशान ना हो। हमारी राजकुमारी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि है। वो इस युद्ध का पासा पलटने की कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकाल लेंगी। आप नींबू मसाले वाली ककड़ी खाएं, मैं पूरे दरबार के लिए लाया हूँ। इधर रणभूमि में वज्रपुरी की सेना को आते देख बाकेलाल ने भी युद्ध की तुरही बजाने का आदेश दिया। तैयार हो जाओ मेरे बहादुर सिपाहियों, अब हम 99वां युद्ध की जीत के निकट हैं। आक्रमण, आक्रमण! युद्ध छिड़ गया। ओह, राजा युद्ध करने नहीं आया, शायद उसे अपने पुत्र को भेज दिया है। खनाक!
परंतु मुझे तो युद्ध जीतना है, युद्ध लड़ने चाहे पुत्र आए चाहे पिता। अरे ये क्या, तुम तो राजकुमारी हो। नहीं, मैं एक स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा, स्त्रियाँ तो विवाह के लिए होती हैं। अरे तुम भी तो स्त्री हो। हम स्त्रियों से लड़ रहे थे, ये सब भी स्त्रियाँ हैं महाराज। लगता है इस राज्य के कायर पुरुषों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं या हाथों में मेहंदी लगा रखी है। नहीं, इस राज्य के पुरुषों ने ना तो चूड़ियाँ पहन रखी है और ना ही हाथों में मेहंदी लगा रखी है। तो फिर उन्होंने युद्ध करने के लिए स्त्रियों को क्यों भेज दिया? क्योंकि मेरे पिताश्री को अखंड ऋषि खंडाचार्य का शाप मिला हुआ है। यदि मेरी शादी से पूर्व सेना का कोई भी पुरुष शस्त्र उठाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पिता ने अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेरे कुंडली के मुताबिक मेरे विवाह के 1 सप्ताह के अंदर ही मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसे में मुझसे शादी कौन करेगा? क्यों नहीं करेगा? मेरा सेनापति करेगा। क्यों सेनापति? मगर मेरी तो हो चुकी है, आप कर लें महाराज। ठीक है, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। विधवा तो इसे होना है, मेरा क्या बिगड़ेगा? उसके बाद जब शाप टल जाएगा तो मैं तुम्हारे पिता से युद्ध करके अपना शतक पूरा करने विशालगढ़ की ओर कूच करूँगा। क्या सच? क्या आप मुझसे सचमुच शादी करेंगे? और नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूँ? विद्या की सौगंध, सेनापति की सौगंध। आखिर आज मिल ही गया बलि का बकरा, क्योंकि मेरी दूसरी शादी में कोई चक्करबाजी नहीं है। चलो सखियों, पिताश्री को ये खुशखबरी दे दें। हम भी पीछे पीछे बारात लेकर आते हैं। और फिर राजकुमारी व्यवस्था अपनी सेना के साथ महल लौट गई। फिर जल्दी ही बाकीलाल और राजकुमारी व्यवस्था के फेरे हो गए। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज मुझे शाप से छुटकारा मिल जाएगा। मैं साथ ही साथ अपनी पुत्री के लिए दूसरे वर की खोज भी आरंभ कर देता हूँ। डोली भी विदा हो गई। फिर अगले दिन रणभूमि में राजा विवश सिंह, युद्ध कर। जवाई राजा, ये तो मुझे पता है कि 1 सप्ताह के अंदर ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह कार्य मेरे हाथों ना हो इसलिए मैं अपनी तलवार गिराता हूँ। जीत मुबारक हो महाराज, क्योंकि जब राजा तलवार गिरा देता है तो वो उसकी पराजय मान ली जाती है। महाराज उदयबुन सिंह की जय। जीत तुम्हें भी मुबारक हो सेनापति। लगा ले जय जयकार के नारे, सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है। शादी का सेहरा बांधकर बाकीलाल और उसकी सेना ने कूच किया। जा पुत्री, जमाई राजा की अंत्येष्टि की खबर ज़रूर भेज देना। अच्छा पिताश्री, आना ज़रूर। जब विशालगढ़ पर जीत के साथ ही पूरा होगा, अब विशालगढ़ पर जीत के साथ ही पूरा होगा शतक। इधर सारे विशालगढ़ में शोक की लहर फैली हुई थी। भाइयों, यह बाकीलाल की 13वीं का भोजन है। कोई भी सज्जन इस प्रसाद को ग्रहण किए बिना यहाँ से नहीं जाए, चाहे वो एक ही गस्सा खाकर जाए। एक भी गस्सा गले के नीचे कैसे उतरेगा? बाकी हमें हर मुसीबत से बचाता था, अब कौन बचाएगा? बेचारा मरकर भी दावत खिला गया। हाय बाकीलाल थम। और ये इस बार महाराज 325वीं बार बेहोश हुए हैं। मुझे संदेह है महारानी जी कि महाराज कहीं लंबी बेहोशी पर ना चले जाएं। ऐसा ना कहो सेनापति, फिर अब तो बाकीलाल भी जीवित नहीं है, राज सिंहासन कौन संभालेगा? मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं समझदार। मेरा मतलब। तभी एक सैनिक ने आकर दिया एक और संकट भरा समाचार। सेनापति जी, राजा उदयबुन ने अपनी विशाल सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्या? हाय, अब क्या होगा? उसी समय राजा विक्रम सिंह भी होश में आ गए। प्रबंध मंत्री, मेरे लिए गेरुए वस्त्रों का प्रबंध करो। दाढ़ी तो बढ़ी चुकी है, मैं अब राजपाट छोड़कर साधु बनूंगा और जंगलों में जाकर भजन कीर्तन करूंगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? बेकार में जंगली जानवर डर जाएंगे। मेरा फैसला अटल है। आज से मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं बल्कि ऋषि मुच्छड़ाचार्य होगा। प्रबंध मंत्री, तुमने सुना नहीं? जाओ गेरुए वस्त्रों का प्रबंध करो। सेनापति, मुझे उठाने के लिए ज़रा हाथ देना। आपको उठाते उठाते अब तक 25 उठ चुके हैं महाराज, पर फिर भी मैं अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करूँगा। अरे वाह, मैंने आपको उठा लिया, पर अब बेहोश मत हो जाना महाराज, क्योंकि यह खबर सुनना आपके लिए ज़रूरी है। अब सुनो खबर। सेनापति ने राजा को युद्ध की खबर सुनाई। तभी सेनापति, महारानी, अब मुझे राजसी ठाट बाट से और राजपाट की बातों से क्या लेना देना? मैं तो साधु बनने जा रहा हूँ। प्रबंध मंत्री, खड़ाऊ, चिमटा और कमंडल भी तो लाओ। क्या समझते हो तुम? मुझे पता नहीं कि ऋषि के पास क्या क्या सामान होता है। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब क्या करें महारानी जी? सेनापति, मैं 2 सैनिकों के साथ इनके पीछे जाती हूँ, वरना कल सुबह कोई सिंह या बाघ अपने होठों पर जीप फेर रहा होगा और उसके मुख से भजन कीर्तन के स्वर आ रहे होंगे। तुम सेना लेकर रणभूमि की ओर कूच करके अपना कर्तव्य पूरा करो। लगता है इस बार मेरी 13वीं बनेगी, पर युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा। इधर रणभूमि में गूंज उठे वे भजन। ऐसी लागी लगन, मुछड़ाचार हो गया मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगा। अरे वाह, कितनी सुंदर तान है। मुझे 2 दिनों से नींद नहीं आई थी, अब आ रही है। देखते ही देखते राजकुमारी व्यवस्था रथ की गद्दी पर लुढ़क गई। अरे ये तो सो गई।
बड़ी भयंकर आवाज़ है उस भजन गायक की, मुझे भी जमाइयाँ आने लगी। बड़ी देर भई, कब लोग खबर मोरे राम। वह दृश्य देखकर तो बाकीलाल के होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, मेरे सारे सैनिक सो भी गए। महाराज महाराज, जल्दी से मेरी तरह अपने कानों को बंद कर लें, वरना भजन के स्वर कहीं आप भी सुनकर कहीं आप भी निंद्रा मगन न हो जाएं। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मेरे आंसू बह भर पर नाले, मेरे दुख। बड़ा भयंकर गायक है, लगता है ऋषि अनूप जलोटाचार्य हैं। इन्हें भजन करने से रोकना होगा सेनापति। गिनवाले अब तो नीर बहाले। मुझे तो इसमें शत्रु की कोई चाल लगती है महाराज, अभी पता चल जाएगा। अगर चाल हुई तो वो गायक जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो ये भजन कीर्तन। अरे, और हमें बताओ कि तुम कौन हो। सहसा विक्रम सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाकीलाल तुम? बाकीलाल, तुम जिंदा हो बाकीलाल? मेरे प्यारे बाकीलाल, मेरे बाकू, मेरे पुच्ची वाले बाके, तुम जीवित हो? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, तुम्हें छू कर देख लूं। अरे, तुम तो मेरी पकड़ में आ रहे हो, इसका मतलब तुम सचमुच जीवित हो। ये इसे बाकीलाल क्यों कह रहे हैं? कौन है ये? क्या बकते हो? मैं राजा उदयबुन सिंह हूँ। मैं यहाँ पर राजा विक्रम सिंह से युद्ध करने आया हूँ। राजा विक्रम सिंह तो मैं ही हूँ, किंतु तुम राजा उदयबुन नहीं हो, बाकीलाल हो। बाकीलाल, मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया था, जिससे रूठकर तुम चले गए थे। और फिर जब मुझे सेनापति ने आकर यह बताया कि तुमने काली पहाड़ी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो मैं पश्चाताप करने के लिए साधु बन गया। काली पहाड़ी? महाराज को भी तो मैंने धक्का वहीं से दिया था। मुझे मेरा बाकीलाल मिल गया, अब मैं अपना साधु बनने का कार्यक्रम स्थगित करता हूँ। क्या करता है तू? बाकीलाल, तुम जीवित हो? ओह ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब लोग आपको बाकीलाल क्यों कह रहे हैं महाराज? पता नहीं, शायद इनकी कोई चाल है। राजा विक्रम सिंह, तू किसी उधेड़बुन में मत पड़। मैं राजा उधेड़बुन हूँ। आज विशालगढ़ को जीत कर मैं अपना सैकड़ा पूरा करूँगा। निकाल तलवार और बुला अपनी सेना को मुझसे युद्ध कर। तभी वह सेनापति भी सेना लेकर आ पहुँचा। ओह, तो तू मुझे बातों में लगाकर मुझे घेरने की योजना बनाकर आया था। सेनापति धिक्कार सिंह, आक्रमण का जवाब दो। आक्रमण! नहीं, ठहरो सेनापति, यह युद्ध नहीं हो सकता। अरे महाराज तो यहाँ पर हैं, पर महाराज मुझे 2 आदमियों से युद्ध करने से क्यों रोक रहे हैं? यह मेरा अपमान है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेनापति भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे बाकीलाल, बाकीलाल तो जिंदा है महाराज। ये भी महाराज को बाकीलाल कह रहा है। सारी सेना भी चौंक पड़ी। बाकीलाल जी जीवित हैं। इतने आदमी पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। महाराज, आपके पास क्या सबूत है कि हमारे महाराज आपके बाकीलाल हैं? तुम अपनी तलवार दे दो, मैं तुम्हें अपना सीना चीरकर अपने हृदय पर स्थापित बाकीलाल की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर मेरे पास दूसरा सबूत है। ये देखो, ये बाकीलाल की जूतियाँ हैं, और ये उसके तो वो वस्त्र हैं जो सेनापति को काली घाटी से मिले थे। मैंने भी छिपाकर साथ ले आया था। ओह, मैं इन्हें महाराज को पहनाकर देखूंगा। यदि ये इन्हें पूरे आ गए तो समझो ये बाकीलाल ही है। लाओ, ये सब सामान मुझे दो। सेनापति धिक्कार सिंह वह सारा सामान लेकर बाकीलाल के पास पहुंचा और महाराज, इनके संदेह की पुष्टि के लिए आपको बाकीलाल के ये वस्त्र व जूतियाँ पहनकर दिखानी पड़ेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब सामान आपको पूरा आ जाएगा। मूर्ख, हम युद्ध करने आए हैं, इनके संदेह की पुष्टि करने नहीं। राजा, युद्ध कर। नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। सेनापति धिक्कार सिंह, तुम चुप क्यों हो? मैं राजा को युद्ध के लिए बनाता हूँ और तुम शत्रु सेना पर आक्रमण करो। लेकिन सेनापति धिक्कार सिंह ने विक्रम सिंह के कान में न जाने क्या कहा। सेनापति, सुन लटा, टूट पड़ो बाकीलाल पर। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? फाड़ दो इसकी पोशाक और याद दिला दो दूसरी औकात। सेनापति धिक्कार सिंह, तुम कुछ करते क्यों नहीं? धिक्कार है तुम पर। अरे नहीं, नाड़े को हाथ मत लगाओ। उफ, खींच दिया। दूसरे ही पल, आहा, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक बाकीलाल तेज चीख मारकर बेहोश हो गया। फिर जल्दी उसे होश आया तो मैं कहाँ हूँ? चौंक कर उठा बाकीलाल। अरे अरे महाराज, आप, महारानी जी आप, मैं काली घाटी से यहाँ कैसे आ गया? फिर सारी बातों का पता चलते ही बाकीलाल मन महसूस कर रह गया। ओह कमबख्त, यहाँ भी किस्मत फूट गई। अरे चाहे कुछ भी हो, मैं राजा तो बन ही गया था। मेरी मति मारी गई थी जो मैं विशालगढ़ पर आक्रमण करने चला आया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।